नमस्कार सभी को और आप सभी का स्वागत है यूएस स्टडी 76 पर। तो यूएस स्टडी 76 पर मूल विधि की जो क्लासें चल रही हैं, तो आज मूल विधि की क्लास 4 है और इससे पहले आज मूल विधि की क्लास 5 है। आज मूल विधि की क्लास 5 है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं मूल विधि की। तो मूल विधि की 4 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आईपीसी 1860 के। तो आज थर्ड चैप्टर भी आधा कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। तो आज थर्ड चैप्टर के आगे की जो धारा हैं वो बताई जाएंगी। और जैसा कि हमने बताया था कि मूल विधि की जो क्लास होगी उसके नेक्स्ट दिन या अगले दिन जो भी उससे क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर करा दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कल क्लास कराई गई थी उससे संबंधित यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं और नोट करा दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे यहाँ पर नोट हैं, वो यूपीएसआई में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इनको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। तो चैप्टर 3 जो स्टार्ट होता है वो आईपीसी की धारा 53 से ही स्टार्ट होता है। तो आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में? आपराधिक साजिश, बहकाव, सामान्य अपवाद या दंड। तो आईपीसी की धारा 53 जो संबंधित है वो दंड से संबंधित है। इसमें दंड की परिभाषा दी गई थी, दंड बताया गया था कितने प्रकार का दंड होता है। तो कल दंड बता दिया था, मृत्यु, आजीवन कारावास, वो भी 2 तरीके का होता है, एक कठोर एक साधारण, धारा 53 में बताया गया था। उसके बाद में संपत्ति जब्त करना होता है एक, फाइन, ये 4 तरीके के दंड बताए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आईपीसी की किस अनुभाग में यह कहा गया है सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। तो यहाँ पर सीधा संबंध है, आईपीसी किस धारा में ये कहा गया है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, 20 वर्ष के समान माना जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है धारा 57, धारा 63, धारा 51 और धारा 47। तो यहाँ पर 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा आजीवन कारावास, किस धारा में बताया गया है? तो आईपीसी की धारा 57 में बताया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता में जो सद्भाव शब्द आता है वो किस धारा के अंतर्गत आता है, किस धारा में उसको परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं धारा 44, धारा 51, धारा 52 और धारा 52 का। तो जो चैप्टर 2 खत्म होता है वो धारा 52 का पर खत्म होता है यहाँ पर, और एक धारा 52 है। तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता के सद्भाव शब्द परिभाषित किया गया है धारा 52 पर परिभाषित किया गया है। उसके बाद में यहाँ देखिए मृत्यु दंड को लघुकरण किस धारा से संबंधित है? मृत्यु दंड का जो लघुकरण है वो किस धारा से संबंधित है? धारा 55, धारा 54, धारा 55A और धारा 64। तो मृत्यु दंड का जो लघुकरण है वो किस धारा से संबंधित है? तो यहाँ पर आप बताइएगा कि मृत्यु दंड का जो लघुकरण है वो किस धारा से संबंधित है। तो धारा जो 54 है, यहाँ पर देख सकते हैं धारा 54 जो है वो मृत्यु दंड का लघुकरण से संबंधित है, और धारा जो 55 है यहाँ पर वो आजीवन कारावास के लघुकरण से संबंधित है। तो मृत्यु दंड का जो लघुकरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो एक समुचित सरकार के द्वारा किया जाता है। जो समुचित सरकार बताया गया है वो धारा 51 में समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है। तो समुचित सरकार में क्या क्या आता है? समुचित सरकार में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और एक स्टेट गवर्नमेंट आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें राष्ट्रपति की सलाह पर जो होता है वो दंड लघुकरण किया जाता है, मृत्युदंड। और स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल के द्वारा जो होता है वो मृत्युदंड को लघुकरण किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और फिर आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो क्या चल रहा था, चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 चल रहा था जिसमें क्या बताया गया था, चैप्टर 3 में दंड जो थे वो दंड की परिभाषा दी गई थी। इसमें दंड से संबंधित था और इसमें कहाँ से कहाँ तक धाराएं संबंधित थी, दंड की परिभाषा थी, धाराएं इसमें संबंधित थी। धारा 53 से लेकर धारा 75 तक इसमें बताया गया था। तो कल की जो क्लास हुई थी उसमें धारा शायद 57 तक कंप्लीट हो गया था। जो कल बात हुई थी उसमें धारा 57 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज चलेगी जो वो सेक्शन 57 से आगे की बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं, उसके बाद में 57 से आगे की बात करते हैं। 57 से आगे की बात करने पर जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर कराएंगे। तो धारा 63 देखिएगा, धारा 63 किससे संबंधित है। तो धारा 63 यहाँ पर क्या बताती है कि धारा 63 ये बताती है कि इस धारा के अंतर्गत जहाँ पर भी जुर्माने की बात कही गई है और जुर्माना पहले से तय नहीं है कि जुर्माने की या राशि नहीं बताई गई है कि जुर्माना कितना देना पड़ेगा, तो वहाँ पर जुर्माना कुछ भी हो सकता है। मतलब कि धारा 63 के अंतर्गत है कि जहाँ पर भी जुर्माने का शब्द राशि बताई जाएगी, मतलब जुर्माने इस धारा के अंतर्गत जहाँ पर जुर्माने की बात राशि बताई नहीं गई है, इस धारा के अंतर्गत जहाँ पर जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहाँ पर जुर्माना कुछ भी हो सकता है। लेकिन जुर्माना मतलब जुर्माना जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, युक्त रखा जाएगा। जुर्माना अत्यधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर किस धारा क्या बताया गया है, जहाँ पर जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहाँ पर जुर्माना कुछ भी हो सकता है, परंतु जुर्माना अधिक नहीं होगा या अत्यधिक नहीं होगा, युक्त होगा। कैसा होगा, युक्त होगा। तो धारा 63 क्या कहती है कि जहाँ पर जुर्माने की राशि तय नहीं है या बताई नहीं गई है वहाँ पर जुर्माना कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए जुर्माना कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जुर्माना अत्यधिक नहीं होगा, जुर्माना युक्त होगा। युक्त का मतलब होगा कि जुर्माना सही हिसाब से, मतलब दंड के हिसाब से जुर्माना होगा, अत्यधिक नहीं होगा, लेकिन जुर्माने की अगर राशि नहीं बताई गई है। उसके बाद में देखते हैं धारा 64। धारा 64 में क्या कहा है, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। तो धारा 64 में जो बताया गया है वो है कि जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। जैसे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर दंड भी दिया गया उसके बाद में उसको जुर्माना भी है उसके ऊपर, और अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो उसके दंड की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जुर्माना देने पर कारावास का दंडादेश। जैसे कि ए को सजा दी गई है किसी मामले पर, उस मामले पर अधिकतम सजा 7 वर्ष है।
ए जो है उसको किसी मामले पर सज़ा दी गई है और उस सज़ा की जो अधिकतम सज़ा है वो है 7 वर्ष। उस मामले की जो अधिकतम सज़ा है वो है 7 वर्ष और जुर्माना कुछ भी हो सकता है। जज ने उसे 5 वर्ष सज़ा दी और 1000 रुपये मान लीजिए या 10,000 रुपये उस पर जुर्माना रख दिया और ये व्यक्ति ने क्या किया, 10,000 रुपये जुर्माना नहीं भरा तो क्या हो जाएगा, उसको जो दंड दिया जा रहा है, जो सज़ा दी जा रही है, कारावास जो हो रहा है उसको, तो उसमें उसकी कारावास की अवधि बढ़ जाएगी। जैसे 7 वर्ष थी तो उसमें जज अपने अनुसार बढ़ा सकता है। तो इसमें यही बताया गया है कारावास और जुर्माना दोनों, इसमें क्या बताया गया है कि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस तरीके से बताया गया है कि ए ने कोई मतलब क्या किया, किसी मामले पर उसको सजा हुई, ए को किसी मामले पर क्या हुई, ए को सजा हुई किसी मामले पर। तो उस जो मामला था उसकी अधिकतम सजा क्या है, जो मामला था उसकी अधिकतम सजा कितनी है, उसकी अधिकतम सजा 7 वर्ष है, उसकी अधिकतम सजा 7 वर्ष है। जैसे कि ए ने कोई अपराध किया, किसी मामले पर उसको सजा हुई, तो सजा हुई जो ए को, उसकी अधिकतम सजा क्या है, 7 वर्ष है। लेकिन जज ने क्या किया, जज ने जो केस सुनवाई की तो उसको सजा में क्या 5 वर्ष की सज़ा दे दी। जज ने उसको 5 वर्ष की सज़ा दे दी और प्लस क्या किया, 5 वर्ष की सज़ा देने के बाद और क्या किया, 1000 रुपये का उस पर जुर्माना लगा दिया, 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, 1000 रुपये का या 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जैसे कोई व्यक्ति ये है, किसी मामले पर उसको सज़ा हुई तो उस मामले पर उस अपराध पर अधिकतम सज़ा क्या है, 7 वर्ष की। उस अपराध पर अधिक से अधिक सज़ा 7 वर्ष दी जा सकती है, उससे अधिक नहीं दी जा सकती है। तो अधिकतम सज़ा क्या हुई, 7 वर्ष। लेकिन जज ने जो फैसला सुनाया, जज ने क्या कहा कि इसको 5 वर्ष सज़ा दी जाए, इसको 5 वर्ष की सज़ा होगी और 1000 रुपये जुर्माना या 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। तो 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब नीचे आ नहीं रहा, यहाँ से देखिएगा, इसको रफ करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये धारा 64 और थोड़ी समझने लायक भी है, कंसेप्चुअल है, समझिएगा। क्या कहा गया है कि ए है, इसको किसी मामले पर सजा हुई, ए है, इसको किसी मामले पर सजा हुई, सजा अधिकतम सजा क्या है उस मामले पर, उस मामले पर अधिकतम सजा कितनी है, अधिकतम सजा 7 वर्ष है। तो जज ने क्या किया, 5 वर्ष तो सजा, केस जब सुनवाई हुई तो 5 वर्ष की सजा दी और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। 5 वर्ष की सजा दी और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया और अधिकतम सजा कितनी है, 7 वर्ष। लेकिन व्यक्ति जो ए है वो कह रहा है कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मतलब उसने जुर्माना नहीं भरा, तो उसकी सज़ा को कितना बढ़ाया जाएगा। ये बात यहाँ पर समझने के लिए है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, जुर्माना नहीं भरता है, तो उसकी सज़ा को कितना बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे कि जिस मामले पर या जिस घटना पर उसको सज़ा हुई है, अधिकतम सज़ा जो होती है उसका 1/4 उसको जुर्माना न देने पर सज़ा बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे कि अधिकतम सज़ा कितनी है, अधिकतम सज़ा 7 वर्ष है किसी मामले पर, तो उसका 1/4 बढ़ा दिया जाएगा। जुर्माना ना देने पर क्या किया जाएगा, 1/4 बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर जुर्माना देने पर 1/4 बढ़ा दिया जाएगा 7 वर्ष। तो यहाँ पर जब मंथ में निकालेंगे तो मंथ के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा,
4 3 12 तो बराबर 21 मंथ और बढ़ जाएगी, उसकी सज़ा जो है वो 21 मंथ और बढ़ जाएगी। तो 5 वर्ष में प्लस 21 मंथ और कर दीजिए, 5 वर्ष में 21 मंथ और कर दीजिए। 21 मंथ करने पर ये 6 वर्ष 6 ईयर और 9 मंथ हो जाएगी। यही बात यहाँ पर समझने की थी, कॉन्सेप्चुअल था ये धारा 64 कि किसी व्यक्ति ने कोई दंड, किसी मामले पर उसको सजा हुई, उसकी अधिकतम सजा जो होती है उसका 1/4 उसकी बढ़ा दी जाती है अगर वो जुर्माना नहीं देता है। जुर्माना भी अगर लगाया और जुर्माना नहीं देता है तो उस मामले की जो अधिकतम सजा होती है उसका 1/4 बढ़ा दिया जाता है। तो वही यहाँ पर समझाया गया है। तो इसमें 1/4 बढ़ा दिया गया, तो ये 6 ईयर्स 9 मंथ हो जाएगा, 21 महीने इस हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर कोई जुर्माना दे तो अधिकतम सजा का 1/4 बढ़ाया जा सकता है। यही कहा गया है इसमें। जुर्माना देने पर कारावास का दंडादेश कितना होगा? अगर कोई जुर्माना ना दे तो उसका क्या होगा? अधिकतम सजा का 1/4 बढ़ाया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं आगे धारा। सिक्सटी 64 के बाद चलिए देखते हैं 66 देख लेते हैं। धारा 66, धारा 66 में क्या कहा गया? जुर्माना देने की स्थिति में कारावास, जुर्माना देने की स्थिति में कारावास। तो जुर्माना न देने की स्थिति में कारावास, जुर्माना न देने की स्थिति में कारावास, जुर्माना देने की स्थिति में कारावास, जुर्माना देने की स्थिति में कारावास। और इसमें क्या है? ऐसे अपराध जिसमें सिर्फ जुर्माना है, ऐसे अपराध जिनमें सिर्फ जुर्माना है। क्या हो गया? ऐसे अपराध, ऐसे अपराध जिसमें सिर्फ जुर्माना, ऐसे अपराध जिसमें सिर्फ जुर्माना है। जुर्माना देने की स्थिति में कारावास क्या होगा? जैसे कि जुर्माना देने की स्थिति में कारावास क्या होता है? 50 रुपये तक अगर जुर्माना है, 50 रुपये तक अगर जुर्माना है तो कारावास कितना होगा? 2 मंथ का। 50 रुपये तक जुर्माना है और आप अगर जुर्माना नहीं देते हो, नहीं भरते हो तो 2 मंथ की सज़ा हो जाएगी। धारा 67 में यही बताया गया। उसके बाद में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक अगर जुर्माना है, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है तो सज़ा कितनी हो जाएगी? 4 मंथ, 4 मंथ। उसके बाद में 100 रुपये से लेकर, 100 रुपये से लेकर अगर कितनी है? 100 रुपये से अधिक है आगे, 100 रुपये से लेकर 100 रुपये से, 100 रुपये से अगर अधिक है तो जुर्माना कितना होगा? 100 रुपये से अधिक है जुर्माना तो सज़ा कितनी होगी? 6 मंथ, 6 मंथ। तो यही धारा 67 में यही बताया, जुर्माना देने की स्थिति में कारावास। तो ऐसे अपराध जिसमें सिर्फ जुर्माना ही है, कारावास नहीं है। और अगर आप फाइन नहीं पे करते हो, जुर्माना नहीं भरते हो, तो 50 रुपये तक अगर आप पर जुर्माना है तो 2 मंथ की सज़ा हो सकती है आपको। कारावास 2 मंथ का हो सकता है अगर जुर्माना नहीं भरते हो। उसके बाद में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जुर्माना है आप पर, और जुर्माना पर अगर आप नहीं देते हो तो आपको 4 मंथ की सज़ा हो सकती है, कारावास हो सकता है। उसके बाद में 100 रुपये से अधिक पर का आप पर जुर्माना है और आपने जुर्माना नहीं भरा तो आपको 6 मंथ की कारावास हो सकती है। यही धारा 67 में बताया गया है। उसके बाद में आगे धारा बात करते हैं 67 के बाद में। सिक्सटी 71 की बात करते हैं आगे, इम्पोर्टेंट है जो 71 की। धारा 71 की बात करते हैं। तो धारा 71 में क्या कहा गया है? कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, कई अपराधों से मिलकर,
कई अपराधों से मिलकर बने दंड की अवधि। कई अपराधों से मिलकर बने दंड की अवधि। जैसे कि इसमें क्या है, कई अपराधों से मिलकर बने दंड की अवधि में यह बताया गया है कि साधारण मारपीट हो रही है धारा 323 के तहत। मान लीजिए कि धारा 323 में जो होता है वो साधारण मारपीट, दौड़ धप्पड़ वगैरह होता है। तो इसमें कहा गया है धारा 323 के तहत मान लीजिए यहाँ पर ए ने बी को एक डंडा मारा, ए ने बी को एक डंडा मारा, या ए ने बी को 50 डंडे मारे, या ए ने बी को 100 डंडे मारे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उस पर जो केस लगेगा वो कौन सा केस लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था, आशय देखा जाएगा, आज से देखा जाएगा कि उसका आशय क्या था। उसका इंटेंशन यहाँ पर क्या था कि वो बी को मारने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो एक डंडा मारे, चाहे 50 डंडा मारे, चाहे 100 मारे, चाहे 1000 मारे, चाहे 10,000 मारे। ठीक है, तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का ही केस लगेगा। कौन सा केस लगेगा, सजा उसे उतनी मिलेगी जितनी एक डंडा मारने की मिले, चाहे 100 डंडा मारने की मिले, चाहे 50 डंडा मारने की मिले। कब मिलेगी, अगर व्यक्ति नहीं मरा है तो। जैसे कि ए ने बी को एक डंडा मारा तो उसे सजा उतनी ही मिलेगी, मतलब उस पर केस अटेम्प्ट टू मर्डर का ही लगेगा अगर व्यक्ति नहीं मरता है तो, दूसरा व्यक्ति नहीं मरता है जिसको मारा गया है। तो यही कहा गया है धारा 323 के तहत। और उसके बाद में ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ए बी को मार रहा है और सी बचाने गया। ए जो है वो बी को मार रहा है, सी बचाने गया। ए ने सी को मारा, ए ने जो है सी को मारा, तब ए को बी के मारने की सज़ा अलग मिलेगी और सी को मारने की सज़ा अलग मिलेगी। तो एग्जाम्पल इसका फर्स्ट समझिएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ए ने बी को जो है, ए ने बी को डंडा मारा। ए ने जो बी को है डंडा मारा, ए ने बी को डंडा मारा। क्या एक डंडा मारा या 50 डंडे मारे, 50 डंडे मारे। ए बी को चाहे एक डंडा मारे या 50 डंडे मारे या 100 डंडे मारे, केस क्या लगेगा, केस अटेम्प्ट टू मर्डर का लगेगा। उसका इंटेंशन देखा जाएगा, इंटेंशन क्या था। तो धारा 323 के अंतर्गत, धारा 323 में क्या आता है कि साधारण मारपीट हो जाती है उसी में, और तो यहाँ पर उस पर केस जो लगेगा उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का ही लगेगा। एक डंडा मारने की सज़ा जो है वही 50 डंडे मारने की सज़ा मिलेगी उसको। जो 50 डंडा मारने की सज़ा है वही एक डंडा मारने की सज़ा मिलेगी। मतलब कि उसका इंटेंशन था, वो था बी को मारने का, लेकिन बी नहीं मरा तो उस पर केस लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर का। अब उसके बाद में वो एक डंडा मार कर छोड़ देता है, 50 डंडे मारता है, 100 डंडे मारता है, 1000 डंडे मारता है, वो अलग बात है। तो उस पर केस जो लगेगा वो अटेम्प्ट टू मर्डर का ही लगेगा और उसको सज़ा उतनी मिलेगी, चाहे एक डंडा मारे चाहे 50। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड देखिए कि ए जो है वो बी को मार रहा है, ए जो है बी को मार रहा है, ए बी को मार रहा है, सी जो है बी को बचाने जाता है। ए जो है बी को मार रहा है, सी जो है बी को बचाने जाता है, बट ए ने बी को भी मारा और सी को भी मारा। ए ने बी को भी मारा और सी को भी मारा। ए है बी को मार रहा है, सी बी को बचाने के लिए जाता है, इन दोनों के पास लड़ाई हो रही है, बचाने के लिए जाता है। ए ने सी को भी मारा और ए ने सी को भी मारा। तो ए ने सी को भी मारा, बी को भी मारा। तो यहाँ पर ए को जो सज़ा मिलेगी वो उसको अलग अलग मिलेगी, मतलब ए को मारने की सज़ा अलग मिलेगी और बी को मारने की सज़ा अलग मिलेगी यहाँ पर। तो यही बताया गया, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि इसमें बताई गई। चलिए आगे देखते हैं अब। तो आज चैप्टर 3 ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में ही कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सेवेंटी 71 हो गया। अब देखते हैं 73, धारा 73।
धारा 73 में क्या कहा गया, एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध, एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध। एकांत परिरोध के बारे में बताया, तो इसमें क्या कहा गया है, कठोर कारावास वाले अपराध में एकांत परिरोध दिया जाता है। जैसे कि किसी को कठोर कारावास मिला तो उसको एकांत परिरोध दिया जाता है। तो क्या होता है एकांत परिरोध, तो एकांत परिरोध में क्या होता है, एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 3 माह। किसी को अगर सजा मिलती है तो एकांत परिरोध में उसको रखने की अवधि 3 माह होती है। बट और क्या होता है इसमें, दंडादेश के एकांत परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 10 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता, या 10 दिन से अधिक नहीं होगा। कठोर कारावास वाले अपराध में एकांत परिरोध दिया जाता है। अधिकतम सजा क्या होती है, अधिकतम सजा एकांत परिरोध की होती है 3 मंथ। कठोर कारावास वाले अपराध में 6 मंथ सजा अगर मिली है, अगर 6 मंथ सजा मिलती है तो 1 महीने एकांत परिरोध में रखा जाएगा। 6 मंथ से 1 ईयर की सजा मिली है तो 2 महीने उसको एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगर 1 ईयर से ज़्यादा सजा मिली है तो उसको 3 महीने एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। बट एक बार में 10 दिन से ज़्यादा उसको एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। तो एकांत परिरोध की अधिकतम सजा कितनी होती है, यहाँ पर देखिए, एकांत परिरोध की अधिकतम सजा होती है जो अधिकतम सजा होती है 3 मंथ, अधिकतम सजा होती है 3 मंथ। और एक बार में 10 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। एक बार में 10 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा एकांत परिरोध में। कठोर कारावास में ये एकांत परिरोध दिया जाता है। अधिकतम सजा होती है 3 मंथ, और 6 मंथ की अगर सजा मिली है तो 1 महीने, 6 मंथ की अगर सजा मिली है तो 1 मंथ एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अगर 6 मंथ से लेकर 1 ईयर की सजा मिली है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर की एकांत परिरोध, तो उसमें 2 मंथ रखा जा सकता है एकांत परिरोध में। अगर 1 ईयर से अधिक है, 1 ईयर से सजा अधिक है तो 3 मंथ एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। तो यही बताया गया है धारा 73 में। एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है, एकांत परिरोध, अधिकतम सजा कितनी होती है एकांत परिरोध की, कठोर कारावास में ये दी जाती है। सबसे पहले तो एकांत परिरोध की अधिकतम सजा होती है 3 मंथ। 3 मंथ में भी एक बार में 10 दिन से अधिक उसको एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। अगर 6 मंथ की उसको सजा मिली है तो उसको एकांत परिरोध में 1 मंथ रखा जाएगा। अगर 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में अगर उसको सजा मिली है तो उसको एकांत परिरोध में 2 मंथ तक रखा जाएगा। अगर 1 ईयर से अधिक उसको सजा मिली है तो उसको एकांत परिरोध में 3 मंथ तक रखा जा सकता है। यही धारा 73 में बताया गया एकांत परिरोध के बारे में। सॉरी, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे 1-2 धाराएं और बची हैं, वो देख लेते हैं, बस ये चैप्टर फिर खत्म होने वाला है। धारा, इसके बाद में धारा देखते हैं 74। धारा 74 में क्या कहा गया है, इसमें एकांत परिरोध की अवधि बताई गई है। एकांत सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की एकांत परिरोध की अवधि बताई गई है, ड्यूरेशन बताया गया है। एकांत परिरोध की इसमें अवधि बताई गई है। तो एकांत परिरोध की अवधि क्या है, एकांत परिरोध की अवधि में बताया गया है कि दंड जो है, एकांत परिरोध में जो दंड मिला है वो अगर
3 मंथ से कम है, 3 मंथ से कम है, और दंड जो है वो 3 मंथ से अधिक है। दंड जो है 3 मंथ से अधिक है। एकांत परिरोध की अवधि बताई गई है धारा 74 में। मान लीजिए दंड दिया गया 3 मंथ से कम है और 3 मंथ से अधिक है, तो क्या होगा इसमें? तो क्या होगा? 14 दिन एक बार में एकांत परिरोध में रखा जाएगा। 14 दिन रखा जाएगा एकांत परिरोध में एक बार में। 14 दिन रखा जाएगा एक बार में 14 दिन एकांत परिरोध में। और ये 14 दिन के अंतराल पर इसको रखा जाएगा। अंतराल कितना होगा? अंतराल जो होगा वो होगा 14 दिन का। इसके बीच का अंतराल होगा 14 दिन का। या 14 दिन के बाद फिर उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा, लेकिन एक बार में 14 दिन तक ही रखा जा सकता है। और 3 मंथ से अधिक अगर सजा है तो 7 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा। एक बार में 7 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा। एक बार में 7 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और जो अंतराल होगा वो भी 7 दिन का होगा। अंतराल जो होगा वो 7 दिन का होगा। तो यही बताया गया एकांत परिरोध की अवधि में जो दंड है वो अगर 3 मंथ से कम है तो एक बार में 14 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और कितने दिन के अंतराल पर? 14 दिन के अंतराल पर। और 3 मंथ से अधिक है तो एक बार में 7 दिन एकांत परिरोध में, और अंतराल कितना होगा? 7 दिन। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर 3 था इसकी सारी की सारी धाराएं यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं थी, मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने ये पढ़ा है तो यहाँ से निकल कर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। चैप्टर 3 से जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो आपको यहाँ पर करा दी गई हैं बढ़िया ढंग से। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।